वेलकम बैक टू एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन्स। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि 80% पॉपुलेशन के पास पावर्स थी, जिन्हें यहाँ क्वर्क्स कहा जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम मिडोरिया है और जिसे कुछ लोग नफरत से डेकू बुलाते हैं, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी। इसके बावजूद वह हीरो बनना चाहता था। एक दिन जब वो बिना पावर के अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है, यह देखकर दुनिया का नंबर 1 हीरो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। साथ ही वह उसे अपनी लेजेंडरी पावर्स भी देता है। कहानी की शुरुआत में हम मिडोरिया को देखते हैं, जो पावरलेस होने के बावजूद कुछ बुली लड़कों से एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन बिना पावर्स के हीरो बनने की कोशिश करता देख वो बुली लड़के गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। आगे हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ इजुको मिडोरिया स्कूल जा रहा था और उसके रास्ते में एक विलन था जो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। तभी वहाँ एक हीरो जिसका नाम डेथ हार्म्स है लोगों को बचाने के लिए आता है। उसके साथ साथ और भी हीरोज वहाँ आते हैं जो उस विलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक हीरो उस विलन से लड़ने लगता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी एक और हीरो आ जाती है जो उसे लात मारकर दूर भगा देती है। वहीं उस लड़की के आते ही सभी लड़के कैमरे निकालकर उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। इस हीरो का नाम माउंट लेडी है। लोगों के पास पावर्स आने की वजह से कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। ऐसे में जो लोग उन्हें रोकने के लिए सामने आए, उन्हें हीरोज कहा गया। अब यह एक सरकारी नौकरी जैसी हो गई थी। अगर कोई हीरो होता है तो उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इजुको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए वह इन सभी चीजों के नोट्स बना रहा था। इसके बाद हम उसके स्कूल में जाते हैं। टीचर कहता है, तुम सबको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो मैं भरने के लिए फॉर्म देने वाला था, पर मुझे पता है कि तुम सब के सब हीरोज ही बनोगे। तुम सबका एडमिशन किसी घटिया हीरो एकेडमी में होगा। मैं यूए में जाने वाला हूँ बेटा, झुक कर रहना पड़ेगा मेरे सामने। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। तभी टीचर कहता है, उसके मार्क्स काफी अच्छे हैं, उसका एडमिशन यूए में हो सकता है। ये सुनते ही बाकुगो का घमंड और बढ़ जाता है। देखो, तुम भी शायद यूए में जाने वाले हो ना। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और बाकुगो भी हैरान हो जाता है। तभी बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। अबे, तेरे पास कोई पावर नहीं है, फिर भी तू मेरा मुकाबला करना चाहता है? अरे नहीं नहीं बाकुगो, क्या समझ रहा है यार, मैं तो बस हीरो बनना चाहता हूँ। मैं भला तेरे रास्ते में क्यों आऊंगा? लेकिन सभी उससे कहते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, बिना क्वर्क के कोई भी हीरो नहीं बन सकता। जब स्कूल खत्म हो जाता है, बाकुगो इजुको की नोटबुक लेता है जिसमें उसने सारे हीरोज के बारे में डिटेल्स लिखी थी। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर बाकुगो उसकी सारी मेहनत को जला देता है। इस स्कूल से सिर्फ मैं ही हूँ जो यूए में एडमिशन लेने वाला है। मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? और वह जाते जाते उससे कहता है, अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो मर जाना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अगले जन्म में तुम्हारे पास कोई क्वर्क हो। ये सुनकर इजुको और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद इजुको बाहर जाता है और अपनी जली हुई नोटबुक उठाता है। हम इजुको के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ वह जापान के नंबर 1 हीरो ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन था। उसने उसकी एक वीडियो 10,000 से भी ज्यादा बार देख रखी थी। जब भी वह ऑल माइट को स्माइल करते हुए लोगों को बचाते देखता था, उसका चेहरा खिल उठता था। एक दिन मैं भी ऑल माइट जैसा ही हीरो बनूंगा। लेकिन जब वह डॉक्टर के पास जाता है, उसे पता चलता है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। ये सुनकर उसे गहरा सदमा लगता है। रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और वह उसी वीडियो को बार बार देख रहा था। मॉम, ऑल माइट स्माइल करते हुए सभी लोगों को बचाते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। वह हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। क्या मैं भी उनके जैसा बन पाऊंगा? क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ? अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। आपने भी यह नहीं कहा माँ कि मैं हीरो बन सकता हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हीरो बनकर रहूंगा। इसके बाद वह एक टनल से गुजर रहा था, तभी अचानक एक विलन ने उसे पकड़ लिया। वह विलन किसी हीरो से बचकर भाग रहा था और उसने इजुको के शरीर में छिपने की कोशिश की ताकि वह वहाँ से बचकर निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, वहाँ पर अचानक ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट अपने पंच की शॉक वेव से ही उस विलन को खत्म कर देता है। इतनी देर तक सांस न आने की वजह से इजुको बेहोश हो जाता है। ओए बच्चे, सो रहा है तू? जिसे वह बचपन से अपना आदर्श मानता आया था, उसे अचानक अपने सामने देखकर इजुको की फट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। तभी वह ऑल माइट से ऑटोग्राफ लेने के बारे में सोचता है, लेकिन ऑल माइट पहले ही उसे ऑटोग्राफ दे चुका था। इसके बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इजुको के मन में कई सवाल थे जो वह उससे पूछना चाहता था। जब ऑल माइट वहाँ से छलांग लगाकर दूर जाने लगता है, ऑल माइट देखता है कि वह उससे चिपक गया है। ओए बच्चे, क्या कर रहा है यार? यहाँ से उतर, ऐसे नहीं करते। इजुको कहता है, अगर मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। तो ऑल माइट उसे पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग पर उतार देता है। अब ऑल माइट वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी इजुको उससे पूछता है, मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है, क्या इसके बावजूद भी मैं हीरो बन सकता हूँ?
लेकिन इससे पहले कि ऑल माइट कोई जवाब दे पाता, ऑल माइट के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। इजुकु सदमे में चला जाता है, ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस मॉन्स्टर को ऑल माइट ने हराया था, उसने उसे एक बोतल में बंद कर दिया था। बाकुगो अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने बिना देखे ही उस बोतल को लात मार दी, जिससे वह मॉन्स्टर बाहर निकल आया। बाकुगो अभी भी गुस्से में था क्योंकि इजुकु बिना क्वर्क के भी एक हीरो बनना चाहता था। तभी वह विलन वहां पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ ये मेरी असली बॉडी है, वह मस्कुलर रूप सिर्फ एक पब्लिक इमेज है। हर कोई सोचता है कि मैं हमेशा ताकतवर रहता हूँ। ऑल माइट उससे कहता है कि वो उसकी सच्चाई किसी को ना बताए। इसके बाद वो अपनी एक चोट दिखाता है जो 5 साल पहले एक विलन से लड़ते हुए लगी थी। इस चोट की वजह से उसके कई सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और इसी कारण वो एक दिन में सिर्फ 3 घंटे ही हीरो बन सकता है। हीरोज दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो मैं यह नहीं कह सकता कि तुम बिना किसी क्वर्क के हीरो बन सकते हो, पर अगर तुम लोगों की मदद ही करना चाहते हो तो तुम एक ऑफिसर बन सकते हो। हमें सपने अपनी सच्चाई को देखकर चुनने चाहिए। ऑल माइट उस विलन को पुलिस स्टेशन में ले जाने वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बॉटल गायब है। तभी दूर उसे एक धमाका दिखता है और वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वहीं उस धमाके को देखकर इजुको भी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑल माइट की बात याद आती है, वो खुद को रोक लेता है। दूसरी तरफ ऑल माइट उस एक्सप्लोजन वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां उस विलन ने बाकुगो को पकड़ रखा था। वहां कुछ हीरोज भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन वे उस विलन के सामने टिक नहीं पाते। विलन पहले उन्हें अपनी बॉडी से पकड़ता है, फिर उन्हें दूर फेंक देता है। तभी बाकुगो अपनी पावर का उपयोग करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन धमाकों से विलन पर कोई असर नहीं होता। अब विलन बाकुगो की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो उसकी ताकत को यूज कर सके। माउंट लेडी वहां आने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसके फिट होने की जगह नहीं थी। कामुई बाकुगो के दोस्तों को बचा लेता है और एक हीरो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां की सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। इसी बीच ऑल माइट भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसकी लिमिट पूरी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। इजुको भी वहां पहुंच चुका था और उसे अब एहसास होता है कि उसके पसंदीदा हीरो ने भी कह दिया है कि बिना पावर के कोई हीरो नहीं बन सकता। वो अब काफी दुखी महसूस कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि ना चाहते हुए भी वो उस एक्सप्लोजन वाली जगह पर आ चुका है। सामने ही उसे वही विलन दिखता है। ऑल माइट भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। इजुको इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था और ये सब सहना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह अकेले ही विलन से बाकुगो को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इजुको दौड़कर विलन के पास पहुंच जाता है और किसी तरह बाकुगो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और वह विलन के सामने टिक नहीं पा रहा था। बाकुगो गुस्से में चिल्लाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है डेकू? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इजुको के शरीर ने खुद उसे इस लड़ाई में धकेल दिया था। उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़ने का फैसला किया था। तभी विलन इजुको पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसी पल ऑल माइट वहाँ पहुँच जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, इसे छोड़ दो। ऑल माइट अपनी अंतिम ताकत के साथ एक शक्तिशाली पंच मारता है। यह पंच इतना ताकतवर था कि पूरे इलाके में एक साइक्लोन उठ जाता है। वह विलन सीधा हवा में उड़ जाता है और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। सभी लोग हैरानी से देखते हैं कि ऑल माइट ने सिर्फ एक पंच से पूरा माहौल बदल दिया। प्रशासन जल्दी आकर स्थिति को संभालता है। बाकी हीरोज इजुको को डांटते हैं, तुम ऐसे पागलों की तरह दौड़कर अंदर कैसे चले गए? लेकिन कुछ हीरोज बाकुगो की ताकत की तारीफ कर रहे थे। शाम को वापस जाते हुए इजुको सोचता है कि वो ऑल माइट से माफी मांगना चाहता था। तभी अचानक बाकुगो उसके सामने आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, मैं खुद सब संभाल सकता था। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इजुको सोचने लगता है, वो सही कह रहा है, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं बदला, मुझे सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी अचानक ऑल माइट उसके सामने आ जाता है। इजुको आश्चर्यचकित होकर पूछता है, अभी तो आप रिपोर्टर्स से घिरे थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ऑल माइट मुस्कुराता है, रिपोर्टर्स से बचना मेरे लिए आम बात है, तुम भूल गए कि मैं ऑल माइट हूँ। ऑल माइट मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हें देखकर ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली, इसके लिए शुक्रिया। इजुको हैरान रह जाता है, नहीं नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अब समय आ चुका है कि मैं सच्चाई को स्वीकार करूं। जितने भी टॉप हीरोज हैं, उनकी कहानी में एक चीज कॉमन होती है, जब कोई मुसीबत में होता है, उनकी बॉडी खुद ब खुद उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। यही एक सच्चे हीरो की निशानी होती है। ये सुनकर इजुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, जो शब्द मैं अपनी माँ से सुनना चाहता था, वो उन्होंने कभी नहीं कहे थे। तभी ऑल माइट मुस्कुराकर कहता है, इजुको, तुम हीरो बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है कि तुम मेरी ताकत ले सको। ये सुनकर इजुको पूरी तरह चौंक जाता है। मैं आपकी ताकत ले सकता हूँ। ऑल माइट गंभीर होकर कहता है, अब तुम्हें चुनना है, तुम्हें मेरी पावर एक्सेप्ट करनी है या नहीं? इजुको अब पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, तो ऑल माइट उसे समझाते हुए कहता है,
बाकियों की तरह मेरी पावर खुद की नहीं है, मुझे भी यह ताकत किसी और से मिली थी। इजुको आश्चर्य से उसकी बातें सुनता है। फिर अचानक ऑल माइट गंभीर होता है। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, तुम्हें मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहिए। इजुको हैरान रह जाता है। क्या मतलब आपकी ताकत? ऑल माइट सिर हिलाता है। हाँ, मेरा क्वर्क वन फॉर ऑल है और मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम अगले वन फॉर ऑल के उत्तराधिकारी बनोगे। इजुको सदमे में आ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? इजुको पूरी तरह से सदमे में था। आप अपनी ताकत मुझे देना चाहते हैं? ऑल माइट गंभीर स्वर में कहता है। हाँ, मेरा क्वर्क वन फॉर ऑल एक अनोखी शक्ति है जिसे उत्तराधिकारी को दिया जाता है। यह केवल एक क्वर्क नहीं है बल्कि कई पीढ़ियों की ताकत का संग्रह है। अब समय आ गया है कि मैं इसे आगे बढ़ाऊं और तुम वो उत्तराधिकारी हो जिसे मैं चुन चुका हूँ। इजुको उत्साह और डर के मिश्रण में कांपने लगता है। लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ, मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है। ऑल माइट हंसते हुए कहता है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुमने आज दिखा दिया कि हीरो बनने के लिए सिर्फ ताकत ही जरूरी नहीं होती। एक सच्चे हीरो में साहस और मदद करने की भावना होनी चाहिए। तुम्हारा दिल ही तुम्हें इस ताकत के योग्य बनाता है। इजुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं इसका हकदार बन सकता हूँ। ऑल माइट सिर हिलाता है। हाँ, अगर तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें इसके लिए ट्रेन करूंगा। अगली सुबह इजुको अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। 255 किलो का आदमी ऑल माइट भी उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो वह बेचारा उसे खींच नहीं पाता। वह ऑल माइट से पूछता है कि उन्होंने इतना सारा कचरा क्यों इकट्ठा किया है। ऑल माइट जवाब देते हैं, ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्योंकि तुम अभी बिल्कुल ही यूजलेस हो। इजुको चिंतित होकर कहता है, पर आपने तो कहा था कि मैं लायक हूँ। ऑल माइट उसे समझाते हैं, हाँ, तुम्हारा दिल उसके लायक है लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर रहा तो मेरी पावर की वजह से वो फट सकता है। यानी सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। अगर तुम्हारा शरीर ताकतवर नहीं होगा तो मेरी पावर का असर तुम्हारे शरीर पर गलत पड़ सकता है और वह फट सकता है। इजुको को यह समझ आता है कि उसे इस कचरे को साफ करना होगा और यह उसके हीरो बनने की यात्रा का पहला कदम होगा। इतने सारे कचरे को उठाना आसान नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम 10 महीने बाद होने वाला है, यानी तब तक उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इसके लिए ऑल माइट ने एक विशेष ट्रेनिंग प्लान बनाया है। इसके बाद इजुको की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले वह एक बड़ी सी लोहे की अलमारी को खींचता है, फिर टायर के साथ ट्रेनिंग करता है। इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने की वजह से वह स्कूल भी थका हारा जाता है। उसकी कैलकुलेशंस और कंटिन्यूअस बड़बड़ाहट से पूरी क्लास परेशान हो जाती है। स्कूल से आने के बाद वह फिर से ऑल माइट के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा खाना भी जरूरी है। वह अपनी माँ को अपना डाइट प्लान देता है और सिर्फ अच्छे खाने पर ध्यान देता है, मैकडॉनल्ड्स छोड़कर। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। वह रात में पढ़ाई करता है, दिन भर ट्रेनिंग करता है और फिर स्कूल जाता है। छुट्टी वाले दिन भी वह रात में ट्रेनिंग करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। वह ट्रेनिंग को एक दिन भी नहीं छोड़ता और धीरे धीरे इतना ताकतवर हो जाता है कि 255 किलो के ऑल माइट को भी उठा सकता है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वह अचानक गिर जाता है। ऑल माइट कहते हैं, यह ट्रेनिंग प्लान तुम्हारी बॉडी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन तुमने उसे एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर दिया। इसका उल्टा असर हो सकता है। इजुको किसी तरह खुद को उठाने की कोशिश करता है। तभी ऑल माइट को याद आता है कि इजुको ने कहा था कि वह भी हमेशा मुस्कान के साथ लोगों को बचाना चाहता है, बिल्कुल उसकी तरह। ऑल माइट उसे प्रेरित करते हुए कहते हैं, फिक्र मत करो बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। 10 महीने बीत जाते हैं और ऑल माइट देखते हैं कि इजुको ने सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया है और पूरा बीच साफ सुथरा हो चुका है। थकावट की वजह से इजुको नीचे गिरने लगता है, लेकिन आखिरी पल में ऑल माइट उसे पकड़ लेते हैं। ऑल माइट खुशी से कहते हैं, देख रहे हो, सिर्फ 10 महीने में ही तुम्हारी बॉडी में कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। इजुको ऑल माइट की पावर्स को इनहेरिट कर सकता था, जिसके बाद ऑल माइट अपने एक बाल को तोड़कर उसे देता है, ये लो बच्चे, इसे खा जाओ। इजुको उसके बाल को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ऑल माइट समझाता है कि उसकी पावर को इनहेरिट करने के लिए उसका डीएनए इजुको की बॉडी में जाना जरूरी है। फिर जबरदस्ती वह उसे बाल खिला देता है। उसी दिन इजुको यूए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाता है, लेकिन वह अब भी उस बाल के बारे में सोच रहा था और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। उसने अभी तक अपनी पावर्स को टेस्ट भी नहीं किया था। मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, बाकुगो चिल्लाता है। डर के मारे इजुको साइड हो जाता है। वह सोचता है, उस दिन के इंसिडेंट के बाद से बाकुगो ने कभी मुझे बुली नहीं किया। फिर वह खुद से कहता है, अब मेरे पास भी एक क्वर्क है, अब चाहे कुछ भी हो मैं हीरो बनकर रहूंगा। लेकिन अचानक वह नीचे गिरने लगता है क्योंकि वह काफी थका हुआ था। एग्जाम के पहले ही दिन वह सभी के सामने गिरने वाला था, इसलिए वह अपने मन में सोचता है, मैं नल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी चाहता है कि मैं पास न हूँ, मुझे माफ कर दो ऑल माइट। फिर वह सोचता है,
हे भगवान, कितनी देर से गिर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है। लेकिन वह गिरता नहीं, बल्कि हवा में फ्लोट करने लगता है। वह हैरान हो जाता है। ये सब ओचाको के क्वर्क की वजह से था। इजुको पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था और इस शौक से उबरने में उसे थोड़ा वक्त लगने वाला था। इसके बाद सभी एक रूम में जाते हैं जहाँ एक टीचर उन्हें समझा रहा था कि एग्जाम कैसे काम करने वाला है। सभी पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग बैटल एरियाज में भेजा जाएगा जहाँ उन्हें रोबोटिक मॉन्स्टर से लड़कर पॉइंट्स कमाने होंगे। जितने ज्यादा विलेंस को हराएंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी एक स्टूडेंट सवाल करता है, यहाँ 4 तरह के विलेंस दिखाए गए हैं, लेकिन आपने सिर्फ 3 के बारे में बताया है। तब टीचर समझाता है, चौथे विलेन को हराने से 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इसे हराना मुश्किल नहीं, लेकिन फायदेमंद भी नहीं, तो भागना ही बेहतर होगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है जहाँ इजुको बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी उसके सामने वही लड़की आती है जिसका नाम ओचाको उराराका था। वो उससे बात करने ही जा रहा था, लेकिन ईडा उसे रोक देता है। तुम उसे परेशान करने मत जाओ, वो अभी फोकस कर रही है। तभी टीचर एग्जाम शुरू कर देता है और इजुको के कुछ सोचने से पहले ही सभी लोग अंदर भागने लगते हैं। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि बाल खाने के बाद भी इजुको को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तब ऑल माइट ने उससे कहा था इसे अब्सॉर्ब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसके सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट अपनी नाभि से लेजर मारकर उस रोबोट को नष्ट कर देता है। इजुको हैरान होकर देखता है और वह स्टूडेंट कहता है, ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे, लेकिन इजुको कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अनाउंसमेंट होती है, एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। लेकिन इजुको को अब तक कोई विलन नहीं मिला था। बाकी सभी स्टूडेंट्स आसानी से कई विलन्स को हरा चुके थे। तभी ओचाको अपनी पावर्स यूज करके इन विलन्स को हवा में उड़ाती है और फिर उन्हें डीएक्टिवेट करके सीधा जमीन पर गिरा देती है। ऐसे करते हुए उसने 28 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे। बाकी स्टूडेंट्स रोबोट्स को हराते जा रहे थे और अब इजुको को डर लगने लगा था कि वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। इजुको बहुत डर चुका था क्योंकि उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं थे। तभी कंट्रोल रूम में डिस्कशन होता है और एक बटन दबाया जाता है। इससे एग्जाम साइट पर एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट था जिसे हराने से कोई पॉइंट्स नहीं मिलते थे। इसे हराने पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसे देख सभी भागने लगते हैं। इजुको घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर ओचाको पर पड़ती है जो मलबे के नीचे फंसी थी। ये देखते ही इजुको बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसकी पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। वह जोरदार जंप करता है और एक मुक्के में ही उस विशाल रोबोट को नष्ट कर देता है। उसकी ताकत देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यही होती है असली हीरो की पहचान। ऑल माइट मुस्कुराता है। टीचर अनाउंस करता है, एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। लेकिन अब इजुको सीधा जमीन की तरफ गिर रहा था। वन फॉर ऑल की ताकत यूज करने के कारण उसके दोनों पैर और एक हाथ टूट चुके थे। अब मैं क्या करूं? वो सोचता है, अगर मैं अपने बचे खुचे हाथ का यूज करके गिरने से बचूं। तभी उराराका उसे एक जोरदार चाटा मारती है और डेकू को अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है, लेकिन इसकी वजह से उसे उल्टी आने लगती है। मैं सही सलामत उतर गया हूँ, अब मैं पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन तभी टीचर अनाउंस करता है कि एग्जाम खत्म हो चुका है, जो सुनकर इजुको को बहुत दुख होता है। फिर सारे स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उसने एक पंच में ही उस बड़े रोबोट को हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडा वो चीज नोटिस करता है जो बाकी सब भूल गए थे। अभी तक इजुको के पास एक भी पॉइंट नहीं था, लेकिन उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। वैसे अगर एग्जाम ना होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तभी वहाँ एक छोटी सी दादी आती है जो आते ही डेकू को इशारे में किस कर देती है। सभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन वो उसका क्वर्क था जिसकी मदद से वो इजुको को हील कर देती है। वहीं इतना घटिया परफॉर्मेंस करने की वजह से इजुको टेंशन में बैठा होता है। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और बेचारा इजुको टेंशन में ही एक्सरसाइज करने लगता है। तभी भागती हुई उसकी माँ आती है और उसे एक लेटर दिखाती है। उसे खोलने के लिए इजुको अपने रूम में चला जाता है। उसे यकीन होता है कि वो इसमें फेल ही हुआ होगा, पर किसी तरह हिम्मत करके वो उसे खोलता है। उसके अंदर से एक डिवाइस बाहर आता है जिसमें ऑल माइट की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो उसे बताता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है, जो सुनकर इजुको कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसके बाद उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उराराका टीचर के पास जाकर कह रही थी कि इजुको सिर्फ उसे बचाने के चक्कर में पास नहीं हो पाया तो उसके पॉइंट्स उसे दे दिए जाएं और तुम्हारे पास होने की ये वजह नहीं है। इस एग्जाम में रेस्क्यू पॉइंट्स भी होते हैं और इसी वजह से तुम्हें 6 पॉइंट्स मिले हैं। इजुको, यूए हाई में तुम्हारा स्वागत है। ये सब देखकर इजुको इमोशनल हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है। दूसरी तरफ सारे एग्जामिनर्स बकुगो की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो बिना किसी रेस्क्यू पॉइंट्स के ही नंबर 1 पर था और इजुको बिल्कुल उसका उल्टा है, जिसमें एक भी विलेन को नहीं मारा और सिर्फ उसके पास रेस्क्यू के पॉइंट्स हैं।
इसके बाद रात को इज़ुकु ऑल माइट से मिलने जाता है, जहाँ ऑल माइट उससे कहता है तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। इस बॉडी ने तो आपकी ताकत को हैंडल ही नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? मैंने जो तुम्हें दिया है वो छोटी सी आग है, उसे धीरे धीरे एक पूरी मशाल बनने में वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना होगा। अगले दिन वो यूए में जाता है, पर जैसे ही वो क्लास में जाता है वो देखता है कि ईडा और बकुगो आपस में लड़ रहे हैं। तभी उसके पीछे से युराराका आ जाती है जो उससे बात करने लगती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है स्लीपिंग बैग में। तुम सबको समय की कदर नहीं है क्या? ये कोई टाइम है आने का? उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो बताता है कि उसका नाम इज़ावा है और वो उनका टीचर है, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी से कहता है कि वो यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आए। इसके बाद सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां आइज़ावा उन्हें सॉफ्ट बॉल थ्रो करने को कहता है। सबसे पहली बारी बकुगो की थी। बकुगो अपने पावर्स का यूज करके बॉल को थ्रो करता है। वो सीधा 705 मीटर दूर जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है। तुम सबको ये कोई खेल लग रहा है क्या? यहाँ पर 3 साल तक तुम्हारी हीरो बनने की ट्रेनिंग चलेगी और आज तुम्हारा पहला टेस्ट है। जो भी सबसे लास्ट में आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और सबसे ज्यादा इज़ुकु डरा होता है, क्योंकि वो या तो 100% पे या 0% पे ही अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। इसके बाद उनका पहला टेस्ट होना था, जिसमें 50 मीटर की डैश रेस थी, जिसमें ईडा आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसके क्वर्क की वजह से उसके पैरों में इंजन लगा है। इसके बाद उराराका की बारी थी, जिसकी पावर 0 ग्रेविटी है, यानी वो किसी भी चीज को छूकर उसकी ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके रेस को जीत जाती है। इसके अगले टेस्ट में युगा अपनी लेजर का यूज करके भागने लगता है, पर वो लगातार अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मैच हार जाता है। ऊपर से अगर वो ज्यादा लेजर चलाता है तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। अगला मैच बाकुगो और इज़ुकु का होना था। बाकुगो अपने पसीने को एक्सप्लोड कर सकता है, जिसकी मदद से वो इस रेस को आसानी से जीत जाता है, लेकिन डर के मारे इज़ुकु अपनी पावर्स का यूज नहीं करता। वहीं पास्ट के सीन में हम देखते हैं ऑल माइट उससे कह रहे होते हैं कि अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना चाहता है तो उसे उन्हें फील करना होगा। इसके बाद ग्रिप टेस्ट में वो अपनी पावर्स का यूज करना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता। लॉन्ग जंप में भी वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता। इसके बाद जब फिर से बॉल को थ्रो करना था, उराराका अपनी पावर्स का यूज करके उसे सीधा स्पेस में भेज देती है। इसके बाद इज़ुकु की बारी थी, पर जब वो अपनी पावर्स का यूज करके थ्रो करने वाला था, आइज़ावा अपनी क्वर्क का उसके ऊपर यूज करता है, जिससे उसकी पावर्स एक्टिवेट नहीं होती। तुम अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। इज़ुकु को पहले से ही शक था कि उसने आइज़ावा को कहीं तो देखा है। उसकी पावर्स देखकर इज़ुकु पहचान जाता है कि वो हीरो इरेजर हेड है, जो किसी को भी देखकर उसकी पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। आइज़ावा कहता है तुमने अगर अपनी पावर्स का यूज किया तो फिर से हड्डियां तोड़कर बैठ जाओगे। ऐसे में तो तुम बैटलफील्ड में सिर्फ दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कुछ देर सोचने के बाद इज़ुकु बॉल को थ्रो करने का डिसाइड करता है, और इस बार वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए सिर्फ एक उंगली में अपनी पावर्स को इकट्ठा करता है और बॉल पर अपना पूरा जोर लगाता है, जिसकी वजह से वो बॉल बाकुगो की बॉल से बहुत दूर जाती है। देखा आपने सेंसे, अभी तक मैं खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके कंट्रोल को देखकर ऑल माइट भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहीं सबसे ज्यादा शॉक बकुगो को लगा था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उसके पास तो कोई पावर्स ही नहीं है, तो वो अचानक से ही इतना ताकतवर कैसे हो गया। और वो अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए गुस्से में इज़ुकु की तरफ जाने लगता है, लेकिन आइज़ावा उसे रोक देता है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद आइज़ावा उन सभी को उनके रिजल्ट्स दिखाता है, जिसमें इज़ुकु सबसे लास्ट में था। लगता है मेरा सपना यहीं तक था। मैं ऑल माइट से माफी मांग लूंगा, उन्हें बोल दूंगा कि वो कोई और इनहेरिटर ढूंढ लें। इज़ुकु, अब तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आइज़ावा इज़ुकु को उसी बुढ़िया के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने को कहता है और सभी को कहता है आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तुमने पिछली बार पूरी क्लास को ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन तुमने इज़ुकु को बाहर नहीं निकाला, यानी तुम भी उसमें पोटेंशियल देखते हो, है ना? तुम भी। इसका क्या मतलब है? उसमें बस थोड़ा बहुत ही पोटेंशियल है। वैसे भी जब कोई अपने सपने को सच नहीं कर पाता, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद वापस जाते हुए उसे ईडा मिलता है, जो कि उसकी उंगली के बारे में पूछता है। इज़ुकु बताता है कि बुढ़िया ने इसे ठीक कर दिया है, पर क्योंकि पावर्स यूज करने पर एनर्जी यूज होती है, उसे बहुत ही तेज भूख लगी है। तभी वहाँ पर उराराका आती है, जो इज़ुकु को डेकु कहकर बुला रही थी, क्योंकि कल गुस्से में बकुगो ने उसे यही बुलाया था। बकुगो, ये नाम मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाता है, ये मेरा असली नाम नहीं है। उराराका कहती है, लेकिन ये नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। ये सुनकर वो शर्मिंदा हो जाता है। तुम कहती हो तो ये हीरो जैसा ही है, लेकिन अगले दिन उनका असली एग्जाम शुरू होना था।
दोपहर में उनकी क्लास लेने के लिए ऑल माइट आता है और उन्हें बताता है कि उनकी पावर्स के हिसाब से उन सभी की कॉस्ट्यूम्स बना दी गई हैं। जिसके बाद वो अरीना में सभी बच्चों का इंतजार कर रहा था और फिर वो सभी लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आ जाते हैं। ये सारे कॉस्ट्यूम्स उन फॉर्म्स के बेस पर बनाए गए हैं जो बच्चों ने अपनी पावर्स की डिटेल्स भरते वक्त एडमिशन फॉर्म में दिए थे। इसके बाद हम 3 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। इजुको ने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था तो उसने अपने क्वर्क के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बारे में वो ऑल माइट को फोन करता है जो उसे बताता है कि वो अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेकर आई थी, पर असल में वो एक जंप सूट था। उसकी मॉम कहती है, एक दिन मैंने तेरी नोटबुक में ये ड्राइंग देखी थी और क्योंकि तूने अभी तक हार नहीं मानी है तो मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगी जो भी मेरे बस में होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम के बनाए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर आता है। उसे देखकर उराराका उसकी तरफ जाने लगती है पर उराराका के ड्रेस की फिटिंग की वजह से वो उसे देखकर शर्मा जाता है। तभी ऑल माइट नोटिस करता है कि डेकू का कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसी के जैसा है। इसके बाद वो उन सभी को टेस्ट के बारे में बताने लगता है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा होने वाला है जहाँ पर एक बिल्डिंग में विलन्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। हीरोज को उन्हें जाकर हराना है और उस न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे में लेना है। वहीं विलन्स को अपने न्यूक्लियर वेपन को हीरोज से बचाकर रखना है या फिर वो हीरोज को पकड़ सकते हैं। लॉट्स के हिसाब से सबसे पहले उन्हें 2-2 की टीमों में बांट दिया जाता है। टीम ए में उराराका और डेकू होते हैं। फिर ये लॉट निकलता है कि कौन सी टीम विलन बनेगी और कौन सी हीरो। टीम ए का सामना टीम डी से होना था जो कि विलन्स बन रहे हैं और टीम डी के मेंबर्स हैं बाकुगो और ईडा। इसके बाद ऑल माइट के साथ बाकी सारे बच्चे मॉनिटर रूम में चले जाते हैं। दोनों टीमें अपने अपने स्पोर्ट पर जाएं। ये अनाउंस होते ही बाकुगो उसे घूरता ही जाता है जिससे पहले तो डेकू नर्वस हो जाता है लेकिन फिर डेकू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है जिससे वो हैरान हो जाता है। वहीं बाकुगो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने सालों से डेकू ने अपने क्वर्क को उससे छुपा कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ डेकू और उराराका दोनों मैप को मेमोराइज कर रहे थे। फिर ऑल माइट के सिग्नल पर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ डेकू प्लान बना ही रहा था। तभी वहाँ बाकुगो पहुँच जाता है जो कि आते ही उस पर हमला कर देता है। डेकू कहता है कि उसे पता था कि वो उसके लिए ही यहाँ आने वाला है। जिसके बाद बाकुगो फिर से उस पर हमला करने आता है लेकिन इस बार डेकू उसे पकड़ लेता है और जब बाकुगो दूसरे हाथ से उस पर हमला करता है तो वो बिना अपने क्वर्क का यूज किए उसे जमीन पर पटक देता है। मैंने ये सब कुछ बचपन से ही हीरोज को देखकर सीखा है। तुम मुझे डेकू बुला सकते हो लेकिन अब वो कोई मजाक नहीं बल्कि एक हीरो का नाम है। ये सब सुनकर बाकुगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब बाकुगो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे एरिया में जा रहा था जहाँ जाना मना था। उस वक्त इजुको को बाकुगो बहुत कूल लगता था लेकिन जब उसने अपनी पावर्स को अवेकन किया वो लोगों को बुली करने लगा। वहीं प्रेजेंट में ईडा बाकुगो से बात करने की कोशिश करता है पर गुस्से में बाकुगो उसका कॉल काट देता है। वहीं मॉनिटर रूम में एक डिवाइस की मदद से ऑल माइट उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। जिसके बाद बाकुगो फिर से उससे लड़ने लगता है लेकिन तभी डेकू कैप्चर टेप का यूज करके बाकुगो के पैर को बांधने की कोशिश करता है जिससे अगर उसने उसे बांध दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा लेकिन किसी तरह बाकुगो उससे बच जाता है। वहीं ये सारी चीजें देखकर बाहर स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तभी डेकू लड़ाई करने के बजाय एक साइड में जाकर छुप जाता है जिसकी वजह से बाकुगो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे बाहर आने को कहता है। वहीं डेकू अपने प्लान के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसके दोनों अपोनेंट्स के क्वर्क्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो दोनों को अलग करेंगे। फिर जब उराराका ईडा तक पहुंच जाएगी तब वो चुपके से उसके पास चला जाएगा और वो दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। इसके बाद हम दोनों के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ बाकुगो बॉम्ब से बड़े अच्छे से खेल पाता है लेकिन डेकू कुछ भी नहीं कर पाता और इसी दिन बाकुगो ने उसका नाम डेकू रखा था जिसका मतलब होता है निकम्मा और नाकारा। आगे जब बाकुगो ने अपनी पावर्स को अवेकन किया सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए और टीचर्स भी उसकी तारीफ करने लगे। तभी से उसे लगने लगा कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है। इजुको को वो बड़ा कूल लगता था और वो भी अपने क्वर्क के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन कुछ समय बाद सभी को पता चलता है कि उसके पास तो कोई क्वर्क है ही नहीं। ये देखकर बाकुगो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक दिन बाकुगो नदी में गिर जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो बाकुगो है, उसे इतने से क्या ही होगा। तुम लोग सच कह रहे हो, इतने से मुझे क्या होगा। बाकुगो क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? लेकिन बाकुगो को ये चीज पसंद नहीं आती और उस दिन भी इजुको ही उसे बचाने आया था। मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उराराका ईडा तक पहुँच जाती है। ईडा अपने मन में सोचता है मुझे हीरो बनने के लिए विलन बनना ही होगा, मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। उसकी ऐसी बड़बड़ सुनकर उराराका हंसने लगती है लेकिन इसकी वजह से ईडा को उसके प्रेजेंस का पता लग जाता है। तुम अपनी पावर से चीजों को उड़ाती हो ना, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ खाली कर दिया है और तुम हार चुकी हो। इसके बाद उराराका इजुको को सब कुछ बता देती है और अब उनके पास सिर्फ 6 मिनट का समय बचा है। लेकिन तभी बाकुगो वहाँ पहुँच जाता है। तुम्हें क्या लगता है
तुम अपने क्वर्क का बिना यूज किए मुझसे जीत सकते हो। लेकिन इज़ुको उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता। बाकुगो का कॉस्ट्यूम इस तरह से बनाया गया है कि उसका पसीना उन ग्रेनेड जैसे डिवाइसेस में कलेक्ट होता है, जिसकी मदद से वो एक पावरफुल हमला कर सकता है। लेकिन ऑल माइट उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इससे इज़ुको की जान भी जा सकती है। पर बाकुगो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो उस ग्रेनेड के पिन को खींच देता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बिल्डिंग का निचला हिस्सा ही गायब हो जाता है, जिससे किसी तरह डेकू बच तो जाता है, लेकिन अब उसकी हालत डर के मारे बहुत बुरी हो चुकी थी। वहीं धमाके की आवाज सुनकर ईडा पूछने लगता है कि वहाँ चल क्या रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर उराराका अपनी पावर्स का यूज करके वेपन की तरफ बढ़ने लगती है, पर ईडा उसे रोकने की जगह खुद वेपन को लेकर भागने लगता है। दूसरी तरफ डेकू बाकुगो से लड़ने की जगह उराराका से वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। खुद को इग्नोर होता देख बाकुगो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुमने उस अटैक का फिर से इस्तेमाल किया तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि एक असली विलन अगर ऐसा करेगा तो उसकी लोकेशन रिवील हो जाएगी। इतना कहकर बाकुगो गुस्से में उस पर हमला करने जाता है। डेकू के पास डॉज करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन तभी बाकुगो अपनी एक्सप्लोजन का यूज करके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और डेकू के पीछे से उस पर हमला करता है। ये देखकर सब लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि बाकुगो ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज कर सकता है। बाकुगो उसे लगातार पीटे जा रहा था। डेकू किसी तरह उससे बचकर दूर जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहतर हो और हमेशा से ही मुझसे बेहतर रहे हो, पर इसलिए ही मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माइट सोचने लगता है कि उसे एग्जाम को रोक देना चाहिए। तभी डेकू उराराका से कुछ कहता है और वो एक पिलर को पकड़ लेती है। डेकू फिर बाकुगो पर हमला करने की जगह अपने पंच को छत की तरफ मोड़ देता है, जिसका शॉक वेव इतना ज्यादा ताकतवर था कि नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग में छेद हो जाता है। अब उराराका को फ्लोट करने के लिए चीजें मिल चुकी थी। इन सभी का यूज करते हुए उराराका उड़ती हुई वेपन तक पहुंच जाती है, और अब क्योंकि वो वेपन से चिपक चुकी थी, हीरोज ये मैच जीत चुके थे। तुमने मुझे ट्रिक किया, मेरी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर सकती, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि हीरोज ये मैच जीत चुके हैं। इसके बाद डेकू को स्ट्रेचर पर वहाँ से ले जाया जाता है। वो कहता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या अगर मैं कंट्रोल कर पाता तो क्या मैं उसे हरा देता। तभी उसके पास ऑल माइट आ जाता है और उन्हें डिस्कशन के लिए अपने साथ बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि इस मैच का MVP है ईडा। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम है मोनो याओयोरोजू, वो बताती है कि सिर्फ ईडा ही था जिसने अपने रोल को निभाया। बाकुगो गुस्से में बस डेकू के पीछे पड़ा था, और डेकू का प्लान इतना ज्यादा खतरनाक था कि अब वो कुछ करने के लायक ही नहीं बचा, और उराराका अकेले कुछ भी नहीं कर पाई। अगर वो न्यूक्लियर वेपन असली होता तो वो इतनी तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं करते। यानी इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईडा की ही रही है। इसके बाद अगले मैच की बारी थी, जिसमें हीरो टीम में टोडोरोकी और मेजो हैं। दूसरी तरफ विलन टीम में मशिराओ और तोरू हैं, जिनमें से एक की बस पूंछ है और दूसरी इनविजिबल है। मेजो अपने कोक से अपने आर्म्स पर किसी भी बॉडी पार्ट को उगा सकता है, और वो उन्हें सुनकर टोडोरोकी को उनकी लोकेशन बता देता है। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद टोडोरोकी अपनी पावर्स का यूज करके पूरी बिल्डिंग को ही जमा देता है। वो लिटरली पूरी बिल्डिंग को आइस से ढक देता है। फिर टोडोरोकी उस रूम में पहुंच जाता है। तुम्हें बिना जूतों के मुझसे नहीं लड़ना चाहिए, और वो टहलता हुआ वेपन को छू लेता है। अब हमें पता चलता है कि उसका क्वार्क है हाफ हॉट हाफ कोल्ड। उसकी पावर देखकर बाकुगो हैरान हो जाता है, और बाकी सब लोग तो ठंड में कांपने लगते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ऑल ऑफ यू डिड वेल टुडे। किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई। गुड लक फॉर द फ्यूचर। अब ऑल माइट कहता है, अब मैं मिडोरिया को देखने चलता हूँ। लगता है मुझे उस पर नजर रखनी होगी। जैसे ही वो इन्फर्मरी की तरफ जाता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। आई नो ही इज योर फेवरेट, बट यू कांट लेट हिम कीप गेटिंग इंजर्ड। वो 3 बार घायल हो चुका है और इस वजह से उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके पैशन को देखकर मैं मैच रोक नहीं पाया। और अब वन फॉर ऑल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर मत बोलो, ये खतरनाक होगा। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद रिकवरी गर्ल उसकी पट्टी करती है और वापस भेज देती है। जब वो क्लासरूम में एंटर करता है, सभी स्टूडेंट्स उसकी फाइट की तारीफ कर रहे थे। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन मिडोरिया को देते हैं। तभी उराराका पहुंच जाती है और मिडोरिया से उसका हाल पूछती है। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तभी उसे पता चलता है कि बाकुगो क्लास में है ही नहीं, और उससे पता चलता है कि बाकुगो बिना कुछ कहे घर चला गया। तो मिडोरिया उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे बाकुगो रास्ते में जाता हुआ दिखता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिडोरिया कहता है, मुझे ये पावर्स किसी और से मिली हैं, पर मैं नहीं बता सकता कि किसने दी। मैं अभी इन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे बिना पावर्स के लड़ रहा था। पर तुम्हें हराने के लिए मुझे इन पावर्स का यूज करना ही पड़ा। लेकिन जब मैं इस पावर को पूरी तरह अपना बना लूंगा, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा।
अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया मैंने। बकुगो कहता है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हें पावर्स किसी और ने दी हैं। मेरा कितना मजाक उड़ाना चाहते हो, तुम पहले ही मुझे हरा चुके हो और अब और इंसल्ट करोगे। मैं सिर्फ ट्रेनिंग एग्जाम में ही फर्स्ट आया हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैंने उस लड़के को देखा तो लगा कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। ऊपर से उस लड़की ने जो कहा वो भी सच था। अब एक जीत का मजा ले लो डेकू, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन तभी ऑल माइट आ जाता है। वो उससे बात करके उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन बकुगो उस पर भी भड़क जाता है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। इधर चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है कि ऑल माइट ने यूए एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। ये बात विलेंस तक भी पहुंच चुकी है। अगले दिन स्कूल रिपोर्टर्स से घिरा हुआ था, जो हर स्टूडेंट से सवाल करना चाह रहे थे। तभी वहाँ आइजावा सेंसे आ जाते हैं और रिपोर्टर्स को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक ऑटोमेटेड वॉइस बताती है कि जो भी बिना आईडी अंदर जाने की कोशिश करेगा, सिस्टम उसे रोक देगा। बाहर खड़ा शिगाराकी ये सब देख रहा था, जो कि एक विलन है। क्लासरूम में आइजावा डेकू से बात करते हैं, क्या तुम हर बार मैच में अपने हाथ पैर तोड़ते रहोगे? तुम्हें अपनी पावर कंट्रोल करनी होगी। मुझे भरोसा है कि प्रैक्टिस के साथ तुम कर पाओगे। ये सुनकर मिडोरिया खुश हो जाता है। तुम्हारा अगला टास्क तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि फिर से कोई टेस्ट आने वाला है, लेकिन आइजावा बताता है कि उन्हें अपना क्लास प्रेसिडेंट चुनना है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो भी क्लास रेप बनता है, एजेंसीज उन पर ध्यान देती हैं, उन क्वालिटीज के कारण जो एक लीडर में होनी चाहिए। इसी दौरान ईडा सबको शांत कराता है और कहता है कि उन्हें वोट करके रेप को चुनना चाहिए। बाकियों का कहना है कि सब तो खुद को ही वोट करेंगे। हाँ, ऐसा तो होगा, लेकिन कुछ लोग किसी और को भी वोट करेंगे। जिसे 2 या 3 वोट मिलेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, है ना टीचर? आइजावा, जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी नींद खत्म होने से पहले रेप चुन लो। वोटिंग खत्म होती है। मिडोरिया को 3 वोट मिलते हैं और मोमो याओयोरोजू को 2। फिर से बकुगो हार जाता है। यार, मैंने ही तो वोट का आइडिया दिया था और मैं ही हार गया। डैम इट! अब मिडोरिया और मोमो याओयोरोजू जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं। फिर हम सबको कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ मिडोरिया परेशान दिखता है। ईडा कहता है कि वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। बातों बातों में सबको पता चलता है कि ईडा की पूरी फैमिली हीरोज की है, यानी वो खानदानी अमीर है। तभी अलर्ट बेल बजती है और कैफेटेरिया में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से बाहर जाने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। तभी ईडा बाहर देखता है कि ये बेल उन प्रेस वालों की वजह से बजी थी। वो बाकी सभी को ये बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं देता। तभी वो उराराका को देखता है, जो भीड़ में दब रही थी। वो किसी तरह खिसक कर उसके पास जाता है और कहता है, मेरे हाथ को छुओ। जैसे ही उराराका उसका हाथ छूती है, ईडा अपने इंजन क्वर्क का यूज करता है और सीधा हवा में उड़ता हुआ एग्जिट की तरफ पहुंच जाता है। फिर वो सभी को बताता है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये बेल प्रेस वालों की वजह से बजी थी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और पुलिस के आने की वजह से मीडिया वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्लासरूम में इजुको सभी से कहता है कि क्लास लीडर बनने के लिए ईडा सबसे सही चॉइस है। ये बात सुनकर सभी लोग अग्री कर जाते हैं, जिसके बाद ईडा क्लास रेप बन जाता है। इसके बाद कुछ टीचर्स बाहर देखते हैं कि उनके हाई सिक्योरिटी गेट्स को किसी ने तोड़ दिया है और ये कोई रिपोर्टर तो कर ही नहीं सकता, यानी ये काम किसी विलन का है। दूसरी तरफ हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि एक विलन से लड़ रहे थे, जिसका कलर और शेप बहुत ही अजीब था, लेकिन क्योंकि उसने हॉस्टेजेस को पकड़ रखा था, वो लोग उस पर हमला नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है, जो एक ही जोरदार पंच से उस विलन को हरा देता है और उन बच्चों को भी बचा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ऑल माइट मन में सोचता है, मैंने चुपचाप इजुको को अपनी पावर्स दे दी हैं। अब मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है और उस विलन से लड़ने के बाद अब मैं अपना ट्रू फॉर्म ज्यादा देर तक मेंटेन भी नहीं कर पाता। आगे वो सोचता है कि शायद डेकू ने बकुगो को बता दिया है कि उसे क्वर्क किसी और से मिली है। इजुको कहता है, मैंने ये बात अपनी मॉम को भी नहीं बताई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बकुगो को ये जानना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बकुगो ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, इसलिए ऑल माइट इस बार उसे माफ कर देता है। लेकिन अगर विलन्स को इस बात का पता चल गया तो वो किसी भी कीमत पर इजुको की पावर को छीनने की कोशिश करेंगे। आगे आइजावा सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि आज 3 टीचर्स की निगरानी में एक स्पेशल टास्क होने वाला है। ये एक रेस्क्यू मिशन होगा, जो कैंपस पर नहीं बल्कि एक दूर लोकेशन पर होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि इजुको का कॉस्ट्यूम तबाह हो गया था, इसलिए उस पर कंपनी अभी काम कर रही है। इसके बाद
बाद सभी बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बस में बैठी त्सुयो उससे कहती है कि उसका क्वर्क बिल्कुल ऑल माइट जैसा है। ये सुनकर इजुको पैनिक करने लगता है। तभी किरिशिमा कहता है कि जब ऑल माइट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तब उसे चोट नहीं लगती। फिर वो अपने क्वर्क के बारे में बताता है कि वो अपनी बॉडी को हार्ड कर सकता है। इजुको कहता है कि उसका क्वर्क तो काफी कमाल का है। किरिशिमा कहता है कि यहाँ पर सबसे कमाल के क्वर्क्स बकुगो और शोटो के हैं। बाकुगो तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलर होने वाला है, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स भी अग्री करते हैं। वहीं बकुगो ये सब सुनकर उन दोनों पर ही भड़कने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी ट्रेनिंग की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने तीसरे इंस्ट्रक्टर स्पेस हीरो 13 से मिलते हैं, जो उन्हें पूरी जगह का टूर देती है। वो बताती है कि इस जगह में अलग अलग एनवायरनमेंट्स को डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स सीख सकें कि इन सिचुएशंस में खुद को हैंडल कैसे करना है। इस पूरी जगह को उसने ही डिजाइन किया है और इसका नाम है USJ अनफोर्सीन सिमुलेशन जॉइंट। तभी वहाँ पर आइजावा आ जाता है और ऑल माइट के बारे में पूछता है। स्पेस हीरो बताती है कि उसने अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा यूज कर लिया था, इसलिए अभी वो आराम कर रहा है। आगे वो बताती है कि उसका क्वर्क ब्लैक होल है, जिसे वो कहीं भी खोल सकती है, लेकिन इससे लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही उनके क्वर्क्स भी ऐसे हैं जिनसे सिविलियंस को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्हें अपनी पावर्स को संभल कर यूज करना चाहिए। आज वो यही सीखने वाले हैं कि कैसे अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जाए। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से काफी सारे विलेंस बाहर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये उनका टेस्ट है, लेकिन आइजावा उन्हें बताता है, मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये असली विलेंस है। यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही हीरोज हैं। यहाँ पर ऑल माइट को भी होना चाहिए था। उनकी बातें सुनकर आइजावा समझ जाता है कि उस दरवाजे को इन्होंने ही तोड़ा था और वो यहाँ सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को मारने आए हैं। लेकिन क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो डिसाइड करते हैं कि वो एक एक करके इन बच्चों को मारते जाएंगे जब तक ऑल माइट यहाँ नहीं आ जाता। उन विलेंस में से किसी एक के क्वर्क की वजह से अलार्म सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, यानी यहाँ जो भी हो रहा है उसकी खबर बाहर किसी को नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक आइसोलेटेड जगह को चुना। आइजावा 13 से कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ से निकल जाए और वो अकेले ही सभी विलेंस से लड़ने चला जाता है। कई विलेंस को आइजावा के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें लगा कि वो कोई बेवकूफ है जो अकेला ही लड़ने आ गया, लेकिन आइजावा ने पहले ही उनके क्वर्क्स को इरेज कर दिया था और वो अपनी टेप्स का यूज करके उन्हें आपस में टकरा देता है। ये देखकर एक विलेन बाकियों को उसकी पावर्स के बारे में बता देता है, लेकिन ये सुनने के बाद भी कुछ हट्टे कट्टे विलेंस उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन आइजावा उन्हें भी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे थे, उनके सामने वार्प गेट वाला विलेन आ जाता है जिसका नाम कुरोगिरी है। आइजावा उनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद लड़ाई में उलझा हुआ था। हम लीग ऑफ विलेंस हैं, हम यहाँ पर सिंबल ऑफ पीस को खत्म करने आए हैं। वो कहाँ है? स्पेस हीरो उसके ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बकुगो और किरिशिमा उस पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन जब धुआं छूटता है तो वो देखते हैं कि कुरोगिरी को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी कुरोगिरी सभी को अपनी पावर्स में खींच लेता है। कुछ स्टूडेंट्स बच तो जाते हैं, लेकिन अब वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल बन चुका था जिसकी मदद से कुरोगिरी सभी स्टूडेंट्स को अलग कर रहा था। इजुको किसी पानी वाली जगह में गिरता है जहाँ एक विलेन उसके ऊपर हमला करने आता है, पर एन वक्त पर त्सुयो आकर उसे बचा लेती है और अपनी जीभ में उसे लपेटकर पानी के ऊपर ले जाने लगती है। चारों तरफ एक्टिविटी है और हम देखते हैं कि जिस एरिया में वो सब आए थे वो है शिपरेक जोन। जिसके बाद वो मिनेटा को भी बचाती है और वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ था, तो वो उसे उठाकर फेंक देती है और खुद भी शिप पर आ जाती है। त्सुयो उसे बताती है कि वो सब कुछ कर सकती है जो कि एक फ्रॉग कर सकता है। तभी वहाँ पर कुछ और विलेंस आ जाते हैं जो कि उनके शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहीं उन्होंने ऑल माइट को मारने का तरीका तो नहीं ढूंढ लिया? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें ऑल माइट को बचाने के लिए इन सब से लड़ना ही होगा। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स भी अलग अलग जोन्स में बंट चुके हैं और वो भी चारों तरफ से विलेन से घिरे हुए हैं, पर किसी तरह वो अभी उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। वहीं बाहर ऑल माइट ने इतना ज्यादा काम कर दिया था कि अब वो शायद सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऑल माइट की फॉर्म में रह पाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो उसे एक आर्टिकल दिखाता हुआ कहता है कि उसने 1 घंटे में ही 3 इंसिडेंट्स को सॉल्व कर दिया। वो उसे सलाह देता है कि वो अपनी पावर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता, तो उसे इसे संभल कर यूज करना चाहिए और अपने सक्सेसर को ट्रेन करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ऑल माइट अब परेशान होने लगा था क्योंकि यूएसजे से उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वहीं यूएसजे में कुरोगिरी पर कोई अटैक काम कर ही नहीं रहा था, तो स्पेस हीरो 13 ईडा से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से जाकर स्कूल को सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो ईडा वहाँ से जाने लगता है
और जब कुरोगिरी उसे रोकने की कोशिश करता है, स्पेस हीरो अपनी पावर्स का यूज करके उसे वहीं पर रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ मिनेटा घबराया हुआ था क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो इन सब का सामना कर पाएंगे। वहीं डेकू नोटिस करता है कि उनके पास वही विलेंस हैं जिनका क्वर्क पानी से रिलेटेड है, यानी बाकी जगहों पर भी उस एरिया के अकॉर्डिंग ही विलेंस होंगे, पर उन्होंने त्सुयू को भी यहीं पर भेज दिया है जिसको पानी में एडवांटेज होगा, यानी वो नहीं जानते कि उनके पास कौन कौन से क्वर्क्स हैं, इसलिए वो सारे विलेंस भी शिप पर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद डेकू के पूछने पर वो दोनों एक एक करके बताने लगते हैं कि वो अपने क्वर्क्स से क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ त्सुयू के क्वर्क्स तो काफी सिंपल थे, लेकिन मिनेटा बताता है कि वो अपने क्वर्क्स से ऐसे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है और ये कितनी देर तक चिपकते हैं ये उसकी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। वो बहुत सारे स्टिकी बॉल्स निकाल सकता है, लेकिन अगर उसने ज्यादा निकाल दिए तो उसके सिर से खून भी आ सकता है। और एक और चीज, वो अपने बॉल्स पर खुद नहीं चिपकता। उसकी सारी डिटेल्स सुनकर वो दोनों बस चुपचाप उसे देखते हैं। ये देखकर उस बेचारे को लगता है कि वो जैसे इंसल्टेड फील कर रहा है और वो रोने लगता है। वो दोनों उसे शांत करा ही रहे थे, तभी एक विलन उनकी बोट पर हमला करके उसे बीच में से तोड़ देता है। इसके बाद देखो अपनी 2 फिंगर्स का यूज करके पानी में हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक व्हर्लपूल बन जाता है जिसमें सारे विलेंस खींचे जा रहे थे। त्सुयू हवा में कूद जाती है और उसने मिनेटा और डेकू को भी पकड़ लिया था। मिनेटा अपने सिर से लगातार बॉल्स को फेंकता जाता है जो कि व्हर्लपूल में खींचे जा रहे विलेंस से चिपकता जाता है, और जब वो सब के सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वो विलेंस आपस में ही चिपक जाते हैं और वो तीनों बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डेकू सोचता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आइजावा के सामने बहुत सारे विलेंस हैं और वो अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते। इसलिए डेकू कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वहाँ पर विलेंस की तादाद थोड़ी कम हो जाए। दूसरी तरफ शोटो इंस्टेंटली सारे विलेंस को जमा देता है। वहीं शोटो नोटिस करता है कि ये विलेंस उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, यानी ऑल माइट को मारने के लिए इनके पास जरूर कोई और प्लान है। अगर तुम ज्यादा देर तक ऐसे ही जमे रहे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बताओ मुझे, तुम ऑल माइट को कैसे मारने वाले हो? दूसरी तरफ हम डेंकी, मोनो याओयोरोजु और क्योका को देखते हैं, जहाँ डेंकी उन्हें बताता है कि वो अपनी पावर्स का अगर यूज करेगा तो उन्हें भी झटका लग सकता है क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्योका उसे लात मारकर विलेंस की तरफ भेज देती है और वो उन्हें बिजली के झटके देने लगता है। तभी कुछ और विलेंस भी उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर मोनो याओयोरोजु और क्योका मिलकर उनके हमले को खत्म कर देते हैं और डेंकी उन्हें बिजली के झटके देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद क्योका अपने ईयरफोन जैक पावर्स का यूज करके बहुत ज्यादा ऊंची साउंड वेव्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से सारे विलेंस का सर फटने लगता है। दूसरी तरफ मोनो याओयोरोजु का क्वर्क क्रिएशन है। इसकी मदद से जिसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसे पता है वो उस चीज को क्रिएट कर सकती है। वो अपनी क्वर्क का यूज करके एक इंसुलेशन शीट बनाती है और डेंकी की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद डेंकी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करके वहाँ मौजूद सभी विलेंस को बिजली के झटके देता है, जिससे उन सब की हालत खराब हो जाती है। पर उस शीट को बनाने की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे, पर इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि वो अपने क्वर्क से और ज्यादा कपड़े बना सकती है। वहीं डेंकी जब भी अपने अल्टीमेट मूव का यूज करता है उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दूसरी तरफ जब डेकू की टीम आइजावा के पास पहुंचती है वो देखते हैं कि आइजावा अभी भी उनसे लड़ रहा है। तभी शिगाराकी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आइजावा अपनी कोहनी से उस पर अटैक करता है, पर वो अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर चुका था, और जब एक पल के लिए वो अपनी आंखों को बंद करता है तभी शिगाराकी का क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आइजावा का हाथ डिके होने लगता है। आइजावा शिगाराकी से दूर हो जाता है, लेकिन अब सारे विलेंस उसके ऊपर हमला करने लगे थे और उसका वो वाला हाथ काम नहीं कर रहा था। लेकिन इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी वो विलेंस से लड़ता रहता है। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि वो उसका ओपोनेंट नहीं है। तभी आइजावा देखता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था जो कि उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ 13 कुरोगिरी को ब्लैक होल में खींच रहा था, लेकिन तभी वो इसके पीछे एक पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक होल 13 को ही अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से 13 को अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, नहीं तो वो अपने ही ब्लैक होल में मारा जाता। मौका देखकर ईडा फिर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है, और जब कुरोगिरी उसे रोकने आता है शोजी आकर उसे पकड़ लेता है, पर जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है कुरोगिरी उसके पीछे आकर उसे अपने अंदर खींचने लगता है और उराराका उसे पकड़कर हवा में उछाल देती है। और जब वो फिर से ईडा की तरफ जाने की कोशिश करता है हांटा अपनी टेप का यूज करके उसे वापस से अपनी तरफ खींच लेता है और रिकिडो टेप को पकड़कर उसे घुमाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। इन सभी स्टूडेंट्स की मदद से ईडा वहाँ से बाहर जाने में कामयाब होता है। आइजावा की हालत देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे। इस क्रीचर को इसलिए बनाया गया है ताकि ये सिंबल ऑफ पीस को मार सके। तभी कुरोगिरी उसे बताता है कि एक स्टूडेंट यहाँ से बचकर जा चुका है। शिगाराकी जानता है कि अगर और प्रो हीरोज यहाँ पर आ गए तो वो सब के सब पकड़े जाएंगे, तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले मैं उसे तड़प देना चाहता हूँ
तभी अचानक से वो त्सुयो को छूने जाता है, पर इन वक्त पर एजावा अपनी पावर्स का यूज करके उसके कोर को डीएक्टिवेट कर देता है। मौका देखकर डेकू एक स्ट्रॉन्ग पंच से शिगाराकी के ऊपर हमला करता है। वो पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर इस बार डेकू ने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया था, तो उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। पर वो विलन भी सही सलामत खड़ा था। ये देखकर इजुकू समझ जाता है कि वो इसी का यूज करके ऑल माइट को मारना चाहते हैं। वो दोनों के दोनों मरने ही वाले थे, तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट एक इंस्टेंट में अपने रास्ते के सभी विलन्स को हरा देता है, और इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, वो एजावा के साथ साथ उन तीनों स्टूडेंट्स को भी बचा लेता है। इजुकू ऑल माइट को बताता है कि उसके पंच से उस विलन को कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम एजावा को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर शिगाराकी ने नोटिस कर लिया था कि ऑल माइट पहले से कमजोर है। वो तीनों एजावा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ऑल माइट शिगाराकी पर हमला करने जाता है, पर वो मॉन्स्टर जिसे वो नोमो बुला रहे थे वो बीच में आकर उसे बचा लेता है। और जब ऑल माइट उसे पंच करता है, उस हमले से भी उस नोमो का कुछ भी नहीं बिगड़ता, जिसके बाद ऑल माइट लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का नोमो पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी शिगाराकी उसे बताता है कि नोमो के पास शॉक अब्जॉर्प्शन पावर है, तो उसके इतने कमजोर पंचेस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ऑल माइट उसके पीछे जाता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। उसकी फोर्स को देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ऑल माइट जीत गया, लेकिन जब सारा धुआं हटता है, हम देखते हैं कि कुरुगिरी ने अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचा लिया था, और अब वो नोमो अपने हाथों से ऑल माइट की उसी जगह पर दबा रहा है जहां उसका जख्म था। शिगाराकी कहता है कि नोमो लगभग उसके जितना ही ताकतवर है, तो इस तरह के अटैक्स उस पर काम नहीं करने वाले। ऑल माइट उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके हाथ को हटा ही नहीं पाता, जिसके बाद नोमो उसे पकड़कर कुरुगिरी के पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है ताकि वो उसे बंद करके ऑल माइट को बीच में से काट सके। लेकिन इजुकू ये सब नहीं देख पाता, और वो एजावा को उन दोनों पर छोड़कर ऑल माइट की मदद करने जाने लगता है। लेकिन इन वक्त पर कुरुगिरी उसके सामने आ जाता है। वो उसके अंदर जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर बकुगो आ जाता है, जो अपने एक्सप्लोजन्स की मदद से कुरुगिरी को वहाँ से हटा देता है, जिसके बाद वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स भी आने लगते हैं। शोटो अपनी पावर्स का यूज करके नोमो को जमाने लगता है, और किरिशिमा शिगाराकी पर हमला करता है। और अब बकुगो ने कुरुगिरी को नीचे दबा रखा था। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे शरीर के इतने चीथड़े उड़ा दूंगा कि यहाँ की सफाई में हफ्ते लग जाएंगे। अरे भाई, तू विलन है या हीरो? कैसी बातें कर रहा है? तभी शिगाराकी के कहने पर नोमो अपनी पूरी बॉडी को एक पोर्टल से बाहर निकालता है, पर इसकी वजह से उसका एक हाथ और पैर टूट जाता है, जिससे शोटो ने जमाया था। लेकिन उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसकी सारी बॉडी पार्ट्स फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। उसे देखकर ऑल माइट समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर को डिजाइन ही उसे मारने के लिए किया गया है, जिसके अंदर कई सारे क्वर्क्स को डाला गया है। नोमो कुरुगिरी को बचाने के लिए बकुगो पर हमला कर देता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बकुगो उसके हमले से बच चुका था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे आ गया। तब वो देखते हैं कि उसे ऑल माइट ने बचाया था। सभी स्टूडेंट्स ऑल माइट की मदद करना चाहते थे, पर ऑल माइट कहता है तुम सब पीछे रहो और देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। अगर हमने आपकी मदद ना की होती तो आप मर चुके होते, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर अब मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद ऑल माइट अपनी पूरी पावर का यूज करके उस नोमो से लड़ने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते ही जा रहे थे। उनके पंचेस की वजह से जो शॉक वेव्स बन रही थी, उनकी वजह से सारे स्टूडेंट्स और विलेंस पीछे जाने लगते हैं। वो शॉक वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुरुगिरी भी उनके पास नहीं जा पाता। उन्हें लड़ते हुए देखकर इजुकू नोटिस करता है कि घायल होने के बावजूद भी ऑल माइट के सारे पंचेस उसके 100% से कहीं ज्यादा थे। और जब ऑल माइट अपने लिमिट्स को तोड़ता हुआ उसे पंच करता है, वो नोमो बिल्डिंग की छत को तोड़ता हुआ वहाँ से उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो नोमो आसमान में जाकर टीम रॉकेट की तरह टिमटिमाता तारा बन जाता है। वहीं वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस पूरे एरिया में भूकंप सा आ जाता है, और सभी स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और जो स्टूडेंट्स उसके पास थे वो रियलाइज करते हैं कि ऑल माइट नंबर 1 हीरो क्यों है। वहीं ऑल माइट कहता है अपने प्राइम में मैं उस नोमो को सिर्फ 5 पंचेस में हरा देता, और आज मुझे 300 से भी ज्यादा पंचेस मारने पड़े। अब मैं ज्यादा देर तक अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर सकता, तो मैं जल्दी से बाकी के विलेंस को भी खत्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उस विलेन ने डेंकी को पकड़ लिया था। इजुकू देखता है कि ऑल माइट वापस से अपने असली फॉर्म में आ रहा है, और ऑल माइट भी जानता है कि अगर वो उस पर हमला करने आए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस बात को वो विलेंस भी सेंस कर लेते हैं और ऑल माइट पर हमला करने जाते हैं। तभी विलेंस भी उठ खड़े होते हैं।
और सारे स्टूडेंट्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शिगाराकी ऑल माइट के ऊपर हमला करने जाता है, इजुको अपनी पावर्स का यूज करके उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। पर कुरुगिरी के पोर्टल की वजह से शिगाराकी उसे छूने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से एक गोली उसके हाथ में लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे प्रो हीरोज आ चुके हैं। वो हीरो अपनी गोलियों से डेंकी को भी बचा लेता है, जिसके बाद सारे प्रो हीरोज उन विलेंस को ठिकाने लगाने लगते हैं। और जब वो शिगाराकी को शूट करने जाता है, कुरुगिरी उसे बचा लेता है। 13 उससे फिर से खींचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुरुगिरी अपनी पावर्स का यूज करके शिगाराकी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे विलेंस अब हार चुके हैं। वहीं इजुको दुखी था क्योंकि वो ऑल माइट की मदद नहीं कर पाया, पर ऑल माइट कहता है कि उसने आज उसे 2 बार बचाया है। तभी उसकी तरफ किरिशिमा आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि वो फिर ऑल माइट को उसकी असली फॉर्म में देख लेगा। लेकिन तभी एक टीचर अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ मिट्टी से दीवार खड़ी कर देता है और किरिशिमा से कहता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स की मदद करे। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटर देखता है कि लगभग सारे स्टूडेंट्स सही सलामत हैं, सिर्फ एक लड़के को छोड़कर जिसकी टांगे टूट रखी हैं। तभी टोरू उजिरो से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो अकेला ही अब तक उन विलेन से लड़ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अकेला ही अकेला हूँ। मैं तो बस मार मार के भागता रहा, इसलिए सरवाइव कर पाया। वैसे तुम कहाँ थी? मैं लैंडस्लाइड जोन में थी। तुम यकीन नहीं करोगे कि शोटो कितना ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो वहाँ है। आगे वो उन्हें बताता है कि एजावा के दोनों हाथ चोटिल हो चुके हैं और चेहरे पर भी काफी चोट लगी है, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और साथ ही ऑल माइट और 13 भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि पुलिस ने नोमू को पकड़ लिया था, जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। जिसके बाद वो डिटेक्टिव ऑल माइट और इजुको के पास जाता है, जिन्हें वो बताता है कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ठीक हैं। आगे ऑल माइट का टीचर उसका भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था। वहीं लीग ऑफ विलेंस के अटैक के बाद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। और जब स्कूल वापस से खुलता है, क्लास 1A के स्टूडेंट्स उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सभी को लगता है कि उनका टीचर कोई और होने वाला है, क्योंकि एजावा तो अभी भी टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मम्मी बनकर वहाँ एजावा पहुँच रखा है, जो उन्हें बताता है कि जल्द ही यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि लीग ऑफ विलेंस के खतरे के बावजूद भी ऐसा होने वाला है। तो एजावा कहता है कि यूए का स्पोर्ट्स फेस्टिवल जापान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो वो इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। इस फेस्टिवल को कई प्रो हीरोज भी देखते हैं, तो अगर वो प्रो एजेंसी को ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनका बेस्ट मौका होगा। और क्योंकि उराराका पैसों के लिए हीरो बनना चाहती थी, तो वो इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और मिडोरिया को लंच के लिए बुलाता है। सभी को लगता है कि क्योंकि इजुको ने उसकी मदद की थी और साथ ही उन दोनों के क्वर्क्स लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए ऑल माइट का इजुको फेवरेट बन चुका है। ऑल माइट उसे बताता है कि बार बार लिमिट को पुश करने की वजह से वो सिर्फ 50 मिनट तक ही इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता है। ये सुन के इजुको उससे माफी मांगता है, पर ऑल माइट हंसते हुए कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस करना होगा। और यहाँ पर उसे पूरी दुनिया को दिखाना है कि अगला सिंबल ऑफ पीस आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि क्लास 1A को बाकी के स्टूडेंट्स ने बाहर से घेर रखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले हमें देखने आए हैं, क्योंकि हम इकलौते स्टूडेंट्स हैं जो असली विलन से लड़ चुके हैं। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। बकुगो, तुम ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोल सकते यार। तभी वहाँ पर हितोशी शिंसो नाम का स्टूडेंट आता है। हम तो बस ये देखने आए थे कि एक A के स्टूडेंट्स कैसे हैं, पर तुम तो काफी घमंडी निकले। क्या सारी क्लास ऐसी ही है? यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल सभी कोर्स वाले बच्चों को मौका देती है कि वे हीरो कोर्स को ज्वाइन कर सकें, और जिनका रिजल्ट खराब होगा उन्हें हीरो कोर्स से निकाला भी जा सकता है। तभी क्लास B का एक और हीरो आकर उनसे लड़ने लगता है, जिसका नाम है तेत्सु। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगिंस। स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जिसे कवर करने के लिए मीडिया भी पहुंच रखी थी और साथ ही वहाँ हीरोज भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे, जहाँ टोदोरोकी इजुको के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर ऑल माइट की नजरें तुम पर ही होंगी। मुझे यकीन है कि मैं आसानी से तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। टोदोरोकी, तू उससे लड़ क्यों रहा है? हम सब तो एक ही क्लास में हैं। मैं यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया हूँ। तो क्लास का हो या बाहर का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो,
लेकिन जितना तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का स्टेडियम देखते हैं जो खचाखच भरा हुआ है, और इस इवेंट का अनाउंसर है प्रेजेंट माइक, जहां पर ऑल माइट जैसे हीरोज की एक अलग ही सीट लगी हुई है। इसके बाद क्लास 1 एक स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। वहीं इतनी सारी जनता को देखकर इजुको नर्वस हो जाता है। इसके बाद हीरोज कोर्स की एक भी क्लास को बुलाया जाता है। फिर जनरल स्टडीज, सपोर्ट कोर्स और बिजनेस स्टडीज से भी स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। जब फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं, मिडनाइट प्लेयर प्लेज लेने के लिए बाकुगो को स्टेज पर बुलाती है। मैं प्लेज करता हूँ, मैं नंबर 1 बनूंगा। नोब्स, मुझे पता था यही करने वाला है। ये तुम लोग थोड़े ढंग के एनिमीज बनो ताकि तुम्हें कुचलने में मजा आए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? आगे मिडनाइट अनाउंस करती है कि सबसे पहले क्वालिफायर गेम होने वाला है, जो कि ऑब्स्टिकल रेस है। इसमें फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे, और जब तक कि वो कोर्स के बाहर नहीं जाते वो जो चाहे कर सकते हैं। जिसके बाद रेस को शुरू कर दिया जाता है। गेट के बाहर जाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर भगदड़ मच जाती है। टोडोरोकी सभी के पैरों को जमा देता है और सबसे आगे निकल जाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा। उन तीनों के अलावा और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पैरों को जमने से बचा लिया था। इजुको और मिनेटा। कुछ स्टूडेंट्स अपने क्वर्क का यूज करके बाकी स्टूडेंट्स से एडवांटेज ले रहे थे। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बच्चों ने इसे डॉज कर लिया। तभी मिनेटा अपने बॉल्स पर फुदकता हुआ टोडोरोकी के पास पहुंच जाता है। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा, लेकिन तभी एक रोबोट आकर मिनेटा को धक्का मारता है। प्रेजेंट माइक अनाउंस करता है, इनकी रेस का पहला ऑब्स्टिकल सामने आ चुका है। तुम सबको इससे बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए था। टोडोरोकी अपने बर्फ के अटैक से सभी रोबोट्स को जमा देता है और वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो टूट भी जाते हैं। टोडोरोकी के आगे निकल जाने पर बाकी स्टूडेंट्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर उनके सामने और भी ज्यादा रोबोट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच इजुको भी था, जो कि थोड़ा घबराया हुआ था। ये सारी चीजें इजुको की मॉम टीवी पर देख रही थी, और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, भागो बेटा, उन रोबोट से दूर भाग जाओ। दूसरी तरफ इजुको रोबोट से बचकर आगे बढ़ने का प्लान बना रहा था, पर उसका शरीर डर के मारे जम जाता है। पर फिर भी इजुको रोबोट्स के सामने डटकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, अब जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने इस कमाल की स्टोरी को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपको पसंद आई। इस कहानी के आगे के पार्ट्स में एक्शन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए एनिमे नाइट्स एक्सप्लेन्स चैनल के साथ। मिलते हैं इस कमाल की कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस चैनल पर कुछ ही समय बाद आएगा। और हाँ, इसका नया पार्ट आप तक जल्दी पहुँचे इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि इससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।